Hello everyone, welcome to Motion Foundation Division. I am Priyanka Vaishnav, your maths teacher. So students, previous lecture में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अब आज हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक. अब देखते हैं क्या है वो न्यू टॉपिक विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 1.2. ठीक है, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखो फंडामेंटल थ्योरम है क्या. ये टॉपिक या ये चीज आपने बहुत प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हमने 6-7 से आ जाता है फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में सब जानते हैं कि कोई भी एक नंबर अगर हमारे पास होता है तो उसे हम कुछ भी फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. वो फैक्टर्स कैसे होते हैं, वो फैक्टर्स प्राइम होते हैं. बस यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जिसके बारे में हमें बात करनी है. तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम है और इसी को ही कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं. अब बात आती है मैम व्हाट इज द मीन ऑफ कंपोजिट नंबर, की कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. तो ये आपको पता है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जा सकता है. जैसे कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2. अब क्या 3 कंपोजिट नंबर है, नहीं, जस्ट बिकॉज 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 × 1. मतलब वो नंबर जिनके फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ के अदर होते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं. कैन बी एक्सप्रेस, मतलब उसे लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है. यूनिक का कैसे पता चला, जैसे कि अगर हम मानते हैं कोई भी एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, हम अगर जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 63. ठीक है, तो 63 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे, तो 63 के फैक्टर्स होंगे 3 × 3 × 7, 3 × 3 × 7. ओके, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं, यूनिक हैं. यूनिक मीन कि आप इनको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि 63 को हम ये लिखना चाहें कि नहीं हमें 3 × 3 की जगह हम 2 × 2 × 7 लिखना चाहेंगे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई हमने ये वर्ड यूज किया है यूनिक. क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या 63 = 2 × 2 × 7, क्या ये हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. उसके बाद देखिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. अब देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज हमें एक चीज पता है दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव. पढ़ा है हमने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं. तो जैसे मैंने 3 × 3 × 7 मेंशन किया है, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती 63 = 7 × 3 × 3. क्या हम इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं. क्या यहाँ पर मैंने कुछ रॉन्ग लिखा है, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ये करेक्ट है. तो ये ही है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन एल्गोरिथम या थ्योरम को हम इसको बोल सकते हैं. देखो थ्योरम्स क्या होती हैं, थ्योरम्स हैं वो एक स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका हम आगे यूज कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने लेमा पढ़ा था, एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, तो उसी तरह से ये है थ्योरम्स. ये बात सबको क्लियर है कि यूनिक बोलने का मीन क्या है, यहाँ पर जो भी उनका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है एंड वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है. तो उसमें हम प्रोडक्ट को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं. इज इट क्लियर. तो चलिए अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको याद रखना है. अब हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 180 एंड 154, 180 एंड 54. तो देखो अब ये HCF और LCM है. ओके, तो ये फाइंड करने से पहले हमें क्या करना है, हमें पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. क्या फाइंड आउट करने होंगे, फैक्टर फाइंड आउट करने होंगे. जस्ट बिकॉज एक्सरसाइज 1.2 का हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है दैट हमें यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करके HCF और LCM की कैलकुलेशन करनी है. तो देखिए सबसे पहले 180 है एंड 54 है, तो पहले हम इनके फैक्टर्स तो फाइंड आउट करते हैं. तो चलिए अब फैक्टराइजेशन मेथड हम स्टार्ट करते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आते ही बोलेंगे मैम ये तो हमें बहुत इजीली आता है, इसको तो हमें पढ़ने की नीड भी नहीं है. तो देखिए किससे डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स 2 से. कितने टाइम, 90 टाइम आप डिवाइड करेंगे. अब ये डिवाइडेशन वाला तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने आप जैसे क्लास 6 में आता है, 7th में आता है, कुछ रूल्स होते हैं डिविजिबिलिटी के लिए. तो उसी तरह से आपको पता है अगर कोई भी नंबर उसके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट होती है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है. कौन कौन सी डिजिट, 0, 2,
4 6 8 कि मैम 10 क्यों नहीं हो सकता? देखो 10 अगर हो गया तो बात वही है ना, 0 हो जाएगा वंस प्लेस पर, ठीक है। फिर अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी डिजिट है उनका हम सम करते हैं, मतलब एक नंबर में जो जो डिजिट यूज हो रही है उनका हम सम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया हमने 3 7 3, हमें ये चेक करना है कि बताइए ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 प्लस 7 प्लस 3, तो देखो इनको सम करने के बाद आंसर कितना हो जाएगा 13। अब मुझे बताइए क्या 13 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? कि मैम डिवाइड हो सकता है, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। हमें डेसिमल के बारे में बात करनी ही नहीं है, हमें आंसर चाहिए इंटीजर की फॉर्म में, मतलब डेसिमल की फॉर्म में हमें आंसर नहीं चाहिए। तो ऐसे करके आप इनको चेक कर सकते हो। अब ये चेक करना जरूरी क्यों है? देखो अगर आपको पता ही नहीं है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, आप उसको डिवाइड करने में लग रहे हो, तो एक तरह से तो ये क्या हो जाएगी, टोटल टाइम वेस्टिंग हो जाएगी। इज इट क्लियर? वापस देखिए, डिजिट 0 है वंस प्लेस पे, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 45 टाइम। ओके, अब वापस से देखते हैं। अब देखो 45 है, वंस डिजिट इज 5, हमें इतना क्लियर है कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये किससे डिवाइड होगा? ट्राई करके देखो। अब ट्राई भी नहीं करना, जो भी मेथड मैंने बताया ना उसके बारे में बात करते हैं। 4 + 5 में अगर करूंगी तो कितना होता है 9, 4 + 5 = 9। अब बताइए मुझे क्या 9 3 से डिविजिबल होता है? तो आप बोलेंगे यस मैम 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो हम इस किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 15 टाइम, कितने टाइम 15 टाइम, डिवाइडेशन है इजी है। अगेन बाय 3 5 टाइम। अब हमें पता है कि ये 5 के अलावा किसी से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड किया हमने 1 टाइम। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 180 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इस फॉर्म में हम क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज किया है। 180 को हमने इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है कि मैम आपने चलो इस तरह से हमें एक्सप्लेन तो कर दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा HCF और LCM कैसे निकालना है, तो वो भी हम अभी सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 2 × 2, क्या मैं इसको 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? 3 × 3, क्या मैं इसको 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 54 का भी हम फैक्टर कर सकते हैं। 54 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3 × 3 × 3। अगर आप चाहते हैं तो चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। 54 के फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर ऑफ 54 2 से डिवाइड होगा, ऑफ कोर्स हमें पता है लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से डिवाइड होगा ही सही। 2 से 2 टाइम एंड 7 टाइम, 27 टाइम। अगेन देखिए क्या है 2 से डिविजिबल है? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 3, जस्ट बिकॉज 7 + 2 = 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो 9 टाइम 3 से वापस से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम एंड 3 से डिविजिबल होगा 1 टाइम। ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक आंसर हमारे पास 1 नहीं आ जाता है। तो ये हमने लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकती क्या 2 × 3 स्क्वायर, क्या यहाँ पर हमने कुछ रॉन्ग लिखा है? ऐसे हम बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो अभी हमारे पास निकले हैं ओनली फैक्टर्स। अब हम HCF और LCM के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। देखो उससे पहले देखो HCF का मीन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में से चूज करूं और वो हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा होना चाहिए, उससे ज्यादा कॉमन किसी का भी नहीं आना चाहिए। मान लीजिए 2 पर्सन है, 2 पर्सन के अंदर हमें उन दोनों पर्सन का हम HCF फाइंड आउट करना चाहते हैं, या हम उन दोनों पर्सन की हाईएस्ट जो है कॉमन क्वालिटीज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। या होती ना किसी में सेम हैबिट्स होती हैं, 2 पर्सन है उनमें सेम हैबिट्स हैं, ट्विंस होते हैं ट्विंस में भी सेम हैबिट्स होती हैं, तो वो हम काउंट करना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या क्या सेम हैबिट है। तो हम क्या चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवर कर सकें। तो उसी तरह से फैक्टर, तब वैसे आपको यहाँ देखने पर पता चल रहा होगा कि अगर हम HCF निकाले तो देखो 2 है, यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, तो ऑफ कोर्स सिंगल 2 हमारे पास आ जाएगा। 3 देखो यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 3 टाइम है, तो ऑफ कोर्स 3 स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पर 5 है, क्या यहाँ पर 5 है? नहीं, यहाँ पर 5 नहीं है। ये बात आ गई समझ में कैसे आपको निकालना? अब इससे रिलेटेड हम अभी आगे स्टडी करते हैं HCF और LCM के बारे में। तो देखिए HCF क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। ध्यान रखिएगा नाम है HCF, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट पावर की बात कर रहे हैं। अब ये पावर वर्ड कहाँ से आया, तो देखो जैसे हमने अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखा था, ये जो पावर्स लिखी हुई है ना डिजिट के ऊपर, तो इन पावर की बात कर रहे हैं कि अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है, इस फॉर्म में आपको आंसर दिया हुआ है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन हमें गिवन है 1 मार्क के लिए, कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको क्या करना है, देखो जैसे 2 के बारे में बात करते हैं,
तो दोनों की स्मॉलेस्ट पावर देखिए, स्मॉलेस्ट पावर क्या है, हियर द स्मॉलेस्ट पावर इज 1, 2 पावर 1, जस्ट बिकॉज 1 हम अज्यूम करते हैं, डिजिट के ऊपर कोई भी पावर नहीं होती तो हम उसको 1 ही अज्यूम करते हैं। यहाँ पर पावर है 2, यहाँ पर पावर है 1, तो HCF में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पर 3 क्यूब है, हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर यानी कि सबसे छोटी पावर लेनी है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। ये चीज क्लियर है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि क्योंकि हो जाता है कंफ्यूजन, हम भी इंसान हैं, मिस्टेक्स ऑफ कोर्स होती है। तो हम क्या सोचते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो दोनों की हाईएस्ट पावर हम यूज करते हैं, तो हाईएस्ट पावर नहीं यूज करनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हमें स्मॉलेस्ट पावर यूज करनी है। कौन सी पावर यूज करनी है, स्मॉलेस्ट पावर यूज करनी है। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। किस चीज की, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। नंबर में देखो आपको पता है प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम मतलब कि उनको हम और ज्यादा उनके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमने देखा था 3 आया था, ओके अभी 1 हमारे पास एक और क्वेश्चन था जैसे 54 था, ठीक है 54 था, तो इसको हम काफी सारे वे में भी तो लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी तो लिखा था हमने 27 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, नहीं ये इसके फैक्टर नहीं होंगे। क्यों, जस्ट बिकॉज 27 इज नॉट प्राइम, 27 प्राइम नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है दैट मैम हमें पूरा एक्सप्लेन करके लिखने की क्यों नीड है, हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो देखो लिख सकते हो लेकिन वो राइट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज जब डेफिनेशन, जब थ्योरम के अंदर ही ये वर्ड आया गया है कि वो कैसे होने चाहिए, प्राइम्स होने चाहिए, तो 27 तो आपका प्राइम है ही नहीं। 27 को आप क्या लिखोगे, 27 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे हम, तो ये इस तरह से हो जाएगा। या फिर अगर हम चाहें तो 54 को हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे कि 9 मल्टीप्लाई 6, तो क्या ये सही है, अब ये भी सही नहीं है क्योंकि ना तो 9 प्राइम नंबर है और ना ही 6 प्राइम नंबर है, नाइदर 9 इज प्राइम नंबर और नॉट 6, ना तो 6 है और ना ही 9 है। तो इन छोटी छोटी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर एक बात आती है कि मैम ये सीक्वेंस का अगर हम चेंजेस कर दें तो कोई इशू होगा। देखो वैसे कोई इशू नहीं होता है, जस्ट बिकॉज हमें पता है दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, आप पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं 3 से कर रहे हैं तो कोई इशू ऐसे नहीं होता है। बट वो होता है ना कुछ एक तरीका चला हुआ आ रहा है कि पहले आपको स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करना है, फिर उससे ग्रेटर, तो वो हम हमेशा फॉलो करना चाहते हैं। क्लियर है। तो HCF का मीन सबको समझ में आ गया। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन कौन सी पावर यूज करनी है, स्मॉलेस्ट पावर हमें यहाँ पर यूज करनी है। अब बात करते हैं देखो LCM के बारे में। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट। LCM की फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल सब समझते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 4 के मल्टीपल के बारे में बात करूँ तो मल्टीपल्स कैसे निकलेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, इस तरह से क्या हमारे पास फाइंड आउट होते हैं, मल्टीपल्स फाइंड आउट होते हैं। तो ये क्या 4, 8, 12, 16, तो ये क्या है मल्टीपल। अब हमें क्या निकालना, मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये बताइए LCM ही क्यों होता है, HCM क्यों नहीं होता। तो जैसे आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं लिख सकते अपन, क्या ये हमें फाइंड आउट करना पॉसिबल है, फाइंड तो कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं करना है। देखो कितना, आप खुद अज्यूम करो कि ये मैंने जैसे 4 के लिए लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, ये जैसे मैंने 4 के लिए लिखना स्टार्ट किया तो मैंने ये 5 तक लिखा जिसमें ये वैल्यू आ गई। मैं अगर चाहूँ तो इसी चीज़ को मान लो मैं बहुत फ्री हूँ, मेरे को और कुछ काम नहीं है, मैं यही वर्क कर रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ तक भी लिख सकती हूँ, 400 भी हो जाएगा। मैं 4 को यहाँ पर 1000 भी ले जा सकती हूँ, 2000 भी ले जा सकती हूँ, 3000। तो क्या आप ये सब क्या है, ये 4 के तो मल्टीपल है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4। दैट्स वाई हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं, HCM कभी भी हम फाइंड आउट नहीं करते हैं, हम हमेशा LCM फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा फैक्ट, ऐसा मल्टीपल निकालो जो इन दोनों का है और दोनों का क्या है, कॉमन है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज हमारे साथ एक छोटी सी दिक्कत ये होती है, हम क्या करते हैं जो हार्ड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड अगर कोई एक्सरसाइज है तो उस पर हम हमारा फुल कंसंट्रेशन देते हैं, हम पूरा ध्यान उस पर लगाते हैं कि हमसे यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन अगर कोई टॉपिक बहुत इजी होता है तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो मुझे आता है मैं कर लूँगा, ये तो बहुत ईजी है, क्या है ये फैक्टराइजेशन ही है, ये मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजीली कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहाँ पर हमसे मिस्टेक हो जाती है। दैट्स वाई हमें हमारे इजी पॉइंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इजी पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट ना कर पाए। अंडरस्टैंड। तो चलिए देखो, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल था हमारे पास, क्या करना था, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 180 एंड 54। हमने कुछ फैक्टर्स भी कर लिए थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से,
क्या निकाला था, 180 का फैक्टर हो गया था एंड 54 का फैक्टर हो गया था। अब अगर हम बात करते हैं HCF के बारे में, तो आप मुझे बताइए HCF हमने क्या देखा कि क्या कौन सी पावर होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट पावर। 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या रॉन्ग होगा, बिल्कुल राइट है। 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 होगा। ओके तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर भी कितनी है 3, जस्ट बिकॉज हमने देखा था 27 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 54। तो हमें यहाँ पे HCF क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास HCF। सिमिलरली LCM देखिए, अब इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर तो 9 हो गया, ये कितना बन गया 18 हो गया, कितना हो गया 18। अब इसी तरह से देखिए अगर हम LCM के बारे में बात करते हैं, LCM क्या था, दोनों में कैसी होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर। अब ग्रेटेस्ट पावर की बात करते हैं, मैम यहाँ तो 5 ही नहीं है, आपने कहाँ से पावर ले ली, यहाँ तो 5 ही नहीं है, आपने कैसे कंपेयर कर लिया। तो देखो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, यहाँ पर देखो हमने ऐसे लिखा मल्टीप्लाई 5 0, क्या मैंने ऐसे लिखा तो कुछ रॉन्ग कर दिया, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि हमें कंपेयर करना है, दैट्स वाई हमने ये लिखा है। वैसे लिखने की नीड नहीं है, बट अगर किसी के माइंड में ये डाउट हो, कोई ये सोचे कि मैम ये चीज़ क्यों आ गई, आपने 5 क्यों ले लिया, दैट्स वाई मैंने ये लिखा है। हमें क्या लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर। एक चीज़ हमें पता है एक्सपोनेंट के रूल से, क्या पता है कि किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कितनी होती है 1। तो अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ डिजिट से तो कोई फर्क होगा, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई एलसीएम हमारे पास कितना मिला 2 स्क्वायर, जस्ट बिकॉज देखो हाईएस्ट पावर है 2 की 2, 3 क्यूब, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 एंड 5 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 1। ठीक है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, ये हो गई इसकी हाईएस्ट पावर। ओके तो चलिए देखो अब हमने HCF निकाल लिया, LCM निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमने सोचा कि इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, तो चलो हमने मल्टीप्लाई भी किया। ध्यान रखना यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक आंसर हमें मिलता है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा जिसका हमें आगे यूज करना है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 9720। किसे मल्टीप्लाई किया, LCM और HCF को। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो दोनों नंबर थे 180 एंड 54, दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया तो देखो दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ गया 9720। तो क्या पता चला है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, बिल्कुल सेम आई है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इससे हमारे पास एक कंक्लूजन निकल कर आता है। कंक्लूजन क्या आता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। LCM और HCF का प्रोडक्ट करते हैं तो वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अब ये कहाँ यूज आएगा, ये देखो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, जस्ट बिकॉज ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। एक्सरसाइज अगर हम 1.2 की बात करें, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पर हमें इसको यूज करना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये समझ में आ गया LCM और HCF। और ये सब हमने क्यों किया है, मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, आपको ये चीज याद करवाने के लिए। तो इसे आपको याद करना है, अच्छे से आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ एक एग्जाम्पल है, अभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है। एग्जाम्पल है 5313 को हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में निकालना है। ओके अब एक कुछ डाउट हो सकता है बच्चों के माइंड में, क्या हो सकता है कि मैम हमने जब बुक देखा तो आपने हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिस तरह से बताया हमारी बुक में वैसा नहीं है, तो क्या ये रॉन्ग है, हम कौन सा करें, कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में क्रिएट हो सकता है। तो देखो ये चीज आपने ये पहले भी पढ़ी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ट्री वाले फॉर्म से करना, ठीक है, ट्री मेथड से हमें करना बहुत अच्छे से आता है। तो CBSE जो बुक्स हैं, NCERT बुक्स में क्या लिखा हुआ है, वो ट्री मेथड से बताया गया है। तो आप किसी भी तरह से करें आंसर सेम आएगा। अगर आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन ये है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन दे दिया और डिपेंड करता है क्वेश्चन के मार्किंग पर। वैसे इस एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया था लेमा से रिलेटेड होंगे, और रेशनलिटी प्रूफ करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। बट अगर आपसे कहा जाता है कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो आपको क्या करना है, ट्री मेथड यूज करना है। देखो कैसे हम ट्री मेथड को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हमने जो हमारा नंबर है उसको मेंशन कर लिया। ओके अब हम 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद अब मुझे ये बताइए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से तो नहीं हो रहा, इतना तो क्लियर है। तो आगे देखो कैसे पता चला, तो हम डिजिट को ऐड कर ले, एक बार ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, 12 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम हुआ 1771।
ओके अब आगे देखिए, हमने इसको सोचा 4 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं हुआ, ये डिवाइड होगा 7 से। किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 से कितने टाइम डिवाइड हुआ? 253 टाइम। वापस से हम इसको डिवाइड करेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 11। 11 से ये डिवाइड होता है। अब 11 का भी रूल है, 7 के लिए भी आपको आपने पता है आपको कैसे हम करते हैं कि जो भी इनका हम सम वगैरह फाइंड आउट करके हम निकालते हैं। 11 के लिए भी आपको पता है कि नंबर जो ऑड प्लेस पे डिजिट होती है उनका सम और इवन प्लेस पे जो डिजिट होती है उनके सम का डिफरेंट। जैसे कि देखो ऑड प्लेस पे क्या है 1 और ये 2 एंड 3 है, फर्स्ट प्लेस पे 2 है और थर्ड प्लेस पे 3 है। तो जब आप 2 + 3 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 5। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रिमेनिंग हो जाएगा? 0। अगर आंसर 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, और अगर आंसर 0 नहीं आता है तो वो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 23, अब 23 को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 23 क्या है? 23 इज ए प्राइम नंबर। 23 के और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो 23 किससे मल्टीप्लाई होगा? ऑफ कोर्स 23 किससे डिवाइड होगा? 23 से ही डिवाइड होगा। कितने टाइम? 1 टाइम। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे हमें यूज करना है? तो अगर आपको एग्जाम में सिर्फ इतना सा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको टिक करना है, तो आप किसी भी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्टिव है और 1 मार्क का भी अगर क्वेश्चन है और आपको बोला गया है कि आपको ओनली फैक्टराइजेशन ही करना है, उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपको ट्री मेथड यूज करिए, वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमारी बुक में ट्री मेथड का यूज है। ओके, तो हम इसके बाद क्या लिख देंगे? यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री वी हैव, क्या मिला हमें? 5313 इज इक्वल टू 3 × 7 × 11 × 23। इज इट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो चलिए अब इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इनको भी हम एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी तो फिर आप HCF और LCM फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ऑफ कोर्स क्या है हमारे पास? 1000 है, तो ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। कितने टाइम? 500 टाइम। वापस देखो 2 से डिवाइड होगा 215 टाइम, 250 टाइम। वापस से 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम? 125। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या मैम ये 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देख लो 5 + 2 7, 7 + 1 = 8। क्या 8 3 से डिविजिबल है? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो किससे जाएगा? अगर किसी भी नंबर की वंस प्लेस पर 0 हो या फिर 5 हो तो वो 5 से 100% डिवाइड होता है कि नहीं होता? होता है। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का बहुत अच्छा वे है, बस वंस डिजिट पर आपको 0 और 5 को देखना है। 5 से होगा 25 टाइम। अब वापस से हमें ये तो पता है कि ये भी वापस 5 से डिवाइड होगा कितने टाइम? 1 टाइम। ओके, तो अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? देखो 1000 को हमने क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि यही क्या होते हैं? यही इनके फैक्टर्स होते हैं। अब एक बच्चा गलती ये भी कर देता है, वो गलती क्या कर देता है कि वो इनमें से फैक्टर, क्यों है फैक्टर कौन से हैं? ये लूं क्या है फैक्टर? हमें समझ में नहीं आया। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जिन नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही क्या होते हैं? फैक्टर्स। अब क्या मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ? 2³ × 5³ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ना, वो थोड़ा अच्छा लगता है, इंप्रेशन अच्छा जाता है, उसको हम अच्छे तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्लियर है? तो चलिए अब हम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 72। 72 के हमें वापस से फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत इजी वर्क है। 2 से डिवाइड होगा 36। 36 के बारे में तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने टाइम 2 से डिवाइड होगा? 18 टाइम। अब यहाँ पे गलती मत कर देना। गलती क्या कर सकते हैं हम? 72 लिया, 2 से डिवाइड हुआ 36 टाइम। अब हम क्या करते हैं? 36 को माइंड में आते ही हमें 6 याद आता है। 6 6 36, तो हम 6 से डिवाइड कर देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं कि ये हमने फैक्टर कर दिए। आपने गलत नहीं किया। लेकिन क्या है, जो आपकी डेफिनेशन है, जो हमारी थ्योरम में वर्ड लिखा हुआ है प्राइम, तो हमने उस चीज को फॉलो नहीं किया। क्या ये 6 प्राइम नंबर्स है? क्या नहीं है। दे आर नॉट प्राइम नंबर्स, दे आर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिनके आप और फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं। कौन होता है? एक तो 1 होता है और एक होता है इटसेल्फ। एक तो 1 होगा और एक क्या होगा? इटसेल्फ होगा। तो वो नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। इज इट क्लियर? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम अपन यहाँ मेंशन कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से इनको याद रहे। याद रखिएगा, देखो डेफिनेशंस क्यों पढ़ाई जाती हैं? डेफिनेशंस पढ़ाने का रीजन ही सिर्फ ये होता है ताकि हमें उनके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। ओके, तो इसी तरह से जैसे हमने डिवाइड किया, 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम, अब 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम 1 टाइम। हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3।
तो देखो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये क्या है, यही तो इसके फैक्टर्स हैं, इसको हम क्या लिख पाते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। ये सब क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। So the question number 1 is express each number as a product of its prime factor। कुछ नहीं करना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। बी ऑनेस्टली एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बहुत 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 इजी है। आपने ये जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं तो ये क्लास 6 से ही आ जाते हैं, 6, 7, 8, 9, तो अब तक तो फैक्टर्स को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो हम फटाफट से इसको देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम हम हमारा इनमें कंज्यूम नहीं करेंगे। डिवाइड करते हैं, 140 है तो कैसे जाएगा, देखो 2 से डिवाइड होगा, 70 टाइम डिवाइड करना है, इजीली हम कर सकते हैं। अब कभी कभी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, यहाँ पे तो चलो 240 था, ठीक है, हमें पता चल गया, कोई क्वेश्चन ऐसा आए हमें नहीं समझ में आ रहा इसको डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, परेशान बिल्कुल भी मत होना। हमारे पास रफ वर्क के लिए मैथ्स में स्पेस होता है बहुत सारा। क्या करना, आप डिवाइड करके देख लो। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा ना किसी कंडीशन में, तो आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है, क्योंकि देखो हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, हर तरह का इंसान होता है और हमारा माइंड भी हर किसी का अलग अलग टाइप से वर्क करता है। तो हम अगर ये सोचें हर कोई कैलकुलेशन में फास्ट हो, परफेक्ट हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। कितने टाइम, 7 टाइम डिवाइड हुआ, सबट्रैक्ट किया। अब एक और गलती मत कर देना, कभी कभी हो जाती है, देखो इंसान है, ऑफकोर्स मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट करने में 2 मिस्टेक होती है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा होता 140 की जगह ये लिखा होता, ठीक है, 1402 होता, इसी के हमें फैक्टर फाइंड आउट करने थे। मान लीजिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो मैं बताना चाह रही हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमने जैसे ऊपर से कैरी किया 0, 2, तो 2 से हो गया 1 टाइम, तो हम बस ये 2 से सॉल्व किया और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट है, 71 हो जाएगा इसका फैक्टर, 71 लिख दिया। तो क्या ये राइट है, बिल्कुल राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने जब एक साथ हम 2 डिजिट कैरी करते हैं तो यहाँ पर एक 0 मेंशन होता है कि नहीं होता, तो 701 होगा या नहीं होगा, होगा। आगे बात समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो इस मिस्टेक को थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दी में ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनके साथ साथ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन पर भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। डिवाइड किया 2 से 35 टाइम, 5 से हो जाएगा 7 टाइम, 7 से 1 टाइम, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ध्यान रखना आपको मल्टीप्लाई, आपको स्क्वायर की फॉर्म में या क्यूब की फॉर्म में, इसी तरह से आपको पावर एंड एक्सपोनेंट की फॉर्म में ही आपको इनको शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 के हमें फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। 2 से डिवाइड होगा 78 टाइम, अब 78 टाइम इजीली है, 2 7 एंड 16 रिमेनिंग रहा तो 8 टाइम। कभी नहीं आता तो रफली आप डिवाइड करके देख लीजिए, लेकिन गलत नहीं करना है। 3 से डिवाइड हुआ 13 टाइम, 13 से हो जाएगा 1 टाइम, तो इस तरह से इसके फैक्टर्स हमें ये मिल जाएंगे। बहुत ईजी है एंड स्टूडेंट्स इनको प्लीज़ कॉपी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे मतलब रिवीजन के लिए जब आप देखेंगे ना तो आपको वीडियोस में रिवीजन करना पॉसिबल नहीं होता है। तब क्या है, जो आपके नोट्स आप प्रिपेयर करते हैं वही यूज आते हैं, तो इसलिए नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। थर्ड क्वेश्चन इज 3825। डिवाइड करते हैं, 3 से किया 1275 टाइम, हो जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, 3 से डिवाइड होगा 3825, 1 टाइम हुआ, सबट्रैक्ट किया, रिमेनिंग कुछ नहीं रहा, 8 जैसे ही कैरी हुआ तो 2 टाइम हो जाएगा, 3 2 6, सबट्रैक्ट किया, कितना रिमेनिंग हो जाएगा 2, और 2 हमने कैरी किया, फिर 7 टाइम हो जाएगा 21, सबट्रैक्ट करेंगे, कितना रिमेनिंग रहा 1, और ऊपर से 5 कैरी किया तो कितने टाइम हो जाएगा 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 15। बस ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें पता चल गया इसके फैक्टर। तो कभी अगर डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आ रहा हो, प्लीज़ ऐसा मत सोचना मुझे ये नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा। इतना टाइम जब आप सोचने में लगाओगे ना कि ये चीज़ नहीं आ रही, उससे ईजी तो आप फटाफट इतनी देर में इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये बात आगे सबको समझ में, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह से ये 17 से डिवाइड होगा, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसमें तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप इजीली मतलब अच्छे से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसी के 5 पार्ट्स हैं, तो हम रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं, तो देखो यहाँ पे वो 0 वाला मैंने बताया था ना कि वो मिस्टेक हो जाती है, जो अभी हमने लिया था 1401, तो वो मिस्टेक यहाँ पर मत करना। यहाँ पे मत कर देना कि 1 लिख दिया और वो 11 कर दिया, कुछ भी कर दिया। 1001 से ये होगा। अब इसके बाद किससे डिवाइड होगा, देखो 7 से,
7 से डिवाइड होगा, सॉल्व करते हैं कितने टाइम होगा 143 टाइम। अब ये डिवाइडेशन, इसके लिए थोड़ी हमें स्पीड हमारी डेवलप करनी होगी, स्पीड को आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। 11 से हो जाएगा 13 टाइम एंड 13 से 1 टाइम। तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए एक क्वेश्चन और है जो हमारा फर्स्ट वाले चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है क्वेश्चन है, इससे डिवाइड करेंगे 7429। तो इसको जैसे हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद देखो कितने टाइम हो जाएगा है 1 टाइम। तो क्या आंसर आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। क्यों ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड। तो देखो कभी कभी ऐसा भी होगा, क्या होगा, हम ये सोचेंगे ना कि क्वेश्चन इजी है स्टार्टिंग 2 से ही हो, तो जरूरी नहीं है स्टार्टिंग 2 से हो। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 3 4 5 6 आप किसी से डिवाइड नहीं कर पाओ। देखो डायरेक्ट कहाँ पहुंचे हम 17 पहुंचे। तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी और ये कब आएंगी, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लिक होने लग जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको कुछ पेयर दिए हैं, इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और हमें क्या निकालना है, और आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो प्रॉपर्टी हमने अभी देखी थी उससे हमें वेरीफाई भी करना है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे और 1 पार्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। जब तक फैक्टर हमें नहीं पता चलेंगे हम कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। देखो डिजिट 0 है तो 2 से 100% है, डिवाइड होगा कितने टाइम 255 टाइम। फिर इसी तरह से ये 5 से हो 3 से हो गया, 5 से हो गया, 17 से हो गया। अब डिवाइडेशन, ये फैक्टराइजेशन तो बहुत ईजी है, इसमें तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, कंज्यूम नहीं करना है। ओके जो इजी पार्ट है, जो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो उनको ध्यान से देखना, ध्यान से उनको सीखना, लेकिन उन पे इतना ज्यादा टाइम आपको कंज्यूम नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये क्या लिख सकते हैं हम, 510 को 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 हम लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है 12। तो देखो 12 के फैक्टर करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, 12 का हमें इजीली आपको पता है। 12 को क्या लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा ना कभी अपने माइंड का यूज करना सीखो। 12 को हम 6 मल्टीप्लाई 2 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। 6 को क्या मैं 3 मल्टीप्लाई 2 लिख लूं, ठीक है, तो बन गया ये 12। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, बस। तो आपको फैक्टर निकालने की तो नीड ही नहीं है। कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चन भी आएंगे कि आपको फैक्टर निकालने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, बट फिर भी हम देखो देख लेते हैं। और ये वर्क आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है, ये सारा वर्क हमारे लिए एज ए रफ वर्क है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो बोला गया है हमें वो करना है, आपको फैक्टर फाइंड आउट करने को नहीं कहा। अगर फैक्टर फाइंड आउट करने को ही बोला जाए और क्वेश्चन अगर 1 मार्क का है, ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको इस पूरी तरह से सॉल्व करना जरूरी है। इज इट क्लियर? तो जैसे हमने देखो 12 का सोल्व किया 6 टाइम और ये कितना टाइम 3 टाइम, तो हमने वही लिखा। देखो वही आंसर अभी हमारे पास आया था, क्या आया था 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। ओके अब हमें क्या निकालना है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है लेकिन लोवेस्ट पावर चाहिए। 2 की देखो पावर यहाँ पर कितनी है 1 है, तो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा, और 3 की पावर भी क्या कॉमन आ रही है 1 आ रही है। ओके तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो एलसीएम में क्या है हमारे पास, अब ये भी देखो, ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज टू लीस्ट पावर, कि जो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रहे हैं हम, एचसीएफ में देखो जो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है तो वो लीस्ट पावर से हमें मिला है या नहीं मिला, या हाईएस्ट पावर से मिला है, तो किससे हमें मिला है लीस्ट पावर से, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज टू लीस्ट पावर, लीस्ट मतलब सबसे छोटी पावर्स। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम तो आ गया होगा आप समझ में, कैसे हमने लिखा है, देखो 2 के बारे में बात करें तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 स्क्वायर, 3 की कितनी है कि यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। सिमिलरली 5 के लिए देखिए, यहाँ पे 5 की पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में माना था, अगर हम 5 0 माने तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 5। यहाँ पर कितनी है 17 में भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, तो 17। अब ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेस टू किसको करेगा हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर को हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये एलसीएम और एचसीएफ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, हमें वेरिफिकेशन करना है तो वेरीफाई करते हैं। जैसे आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 6120। प्रोडक्ट निकालेंगे, अब प्रोडक्ट किसका निकालना है, जो नंबर हमें गिवन है, यानी कि 510 एंड 12 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना मिलेगा 6120। इज इट क्लियर? ओके ये समझ में आ गया। तो क्या ये वेरीफाई हुआ,
क्या ये दोनों इक्वल है? अब अगर मान लीजिए कभी किसी कंडीशन में ये हो कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर रॉन्ग किया है। आगे बात समझ में, तो इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसका थर्ड वाला पार्ट है, तो 336 है, तो बहुत इजी है, तो इसको हम थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप जैसे फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो कैसे करेंगे, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। हम फैक्टर फाइंड आउट करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे कि देखो 336, तो सबसे पहले लास्ट डिजिट 6 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम, 1 टाइम। कितना हो गया, ये 12 रिमेनिंग रह गया, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 से 6 टाइम डिवाइड होगा। वापस से देखो 16 हो गया, 16 कितने टाइम डिवाइड होता है, 8 टाइम। अगेन 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम, देखिए 4 टाइम, 2 8 0 होता है, 2 8 16 एंड 2 4 टाइम, ठीक है, 2 4 8। वापस से 2 से डिवाइड होगा, देखिए 2 से डिविजिबल है 42 टाइम, फिर 2 से डिविजिबल होगा 21 टाइम, डिवाइड कर सकते हैं हम। फिर क्या है, 2 से डिविजिबल है, नहीं, ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 से कितने टाइम, 7 टाइम, एंड देन इट इज डिविजिबल बाय 7। कब तक करना है, जब तक आंसर हमें 1 नहीं मिल जाता। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। 54 भी हम सॉल्व कर लेंगे, अभी हमने सॉल्व किया था। आ गई, तो अब आ गई ये बात समझ में। तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या निकलेगा, 2 का देखो 2 की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 2 आएगा। 3 की पावर भी कितनी है, सबसे कम 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारे पास। 2 के बारे में देखें तो 2 इंटू 3 तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब ये भी क्या है, देखो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इज द इन द नंबर। अब एचसीएफ क्या होता है कि जो भी आपके पास ये नंबर है उसमें आपको लीस्ट पावर वाला ही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखो ये आप सिर्फ समझने के लिए, इसको आपको एग्जाम में मेंशन करने की नीड नहीं है। ओके, अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर कितनी है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 7, 7 नहीं है तो 7 0 हम अज्यूम कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। अब ये भी देखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर रेज टू हाईएस्ट पावर, वही हाईएस्ट पावर की वजह से क्या आता है, एलसीएम हमें मिलता है। वेरिफिकेशन देखते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई दिस, तो ये कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 18,144। अब हम नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट बिकॉज हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। मल्टीप्लाई करने पे भी सेम आया, अगर सेम आ जाएगा तो वेरीफाई है कि हम, अगर सेम नहीं आया तो वेरीफाई नहीं है, ऐसा हम मेंशन कर दें कि इट इज़ नॉट वेरीफाई, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर सेम नहीं आया तो अपने आंसर को चेक करो, हमने कोई मिस्टेक करी है। आगे बात समझ में, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। 3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने कहा था ना एक्सरसाइज 1.2 बहुत इजी है। देखो 12 है, 12 को मैं ऐसे लिख लूँ, 12 क्यूब मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना, 12 को अभी मैंने बताया था लिख के। 15 को 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 को हम 3 मल्टीप्लाई 7 लिख लें, तो एचसीएफ देखो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर सबसे, अब देखो क्या यहाँ पर 2 की पावर 2 है, क्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पे तो 2 ही नहीं है, तो 2 की पावर 0 है, तो मतलब 2 तो हम ले ही नहीं सकते। ओनली 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज टू लीस्ट पावर। अगर हम एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम देखो क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 तो आ जाएगा, फिर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 420। अब अगर आप चाहें तो इस 2 स्क्वायर को आगे भी लिख सकते हैं, 3 को आप पीछे भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, क्या हमें वेरीफाई करना है, जो वेरीफाई नहीं करना तो बस हमें आंसर को यहाँ पर ही लीव करना है। जरूरी नहीं कि हर बार वेरीफाई करें, क्वेश्चन में अगर वेरीफाई करने को बोला है तो ही आपको वेरीफाई करना है। क्या हो जाएगा ये, वापस से देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर रेज टू हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कब मिलती है, जब हम एलसीएम निकालते हैं। हाईएस्ट पावर है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि एलसीएम है, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हमें लीस्ट पावर लेनी है। ध्यान रखना है, रिवर्स है, इसमें ऐसे मत कर देना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट पावर ले लेंगे, नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो लीस्ट पावर जाएगी, और अगर एलसीएम है यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो कौन सी पावर जाएगी, हाईएस्ट पावर जाएगी, सॉरी लीस्ट है तो हाईएस्ट जाएगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 है। अब 8 को हम 2 क्यूब मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। अब ये मत कहना मैम 8 को आपने 2 क्यूब मल्टीप्लाई 1 को लिखा। देखो हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है कि नहीं होता, ये मैं आपने अभी पहले से क्यों लिख लिया, क्योंकि मुझे पता था कि इन तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, कि हमें नहीं पता चलेगा तो नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं, हम बाद में मेंशन कर लेंगे। देखिए 9 को हमने 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 एंड 25 को ही लिख लिया। अब मुझे बताइए इन तीनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो तीनों में कुछ है क्या, कोई कॉमन आ रहा है क्या,
1 ही है, 1 के अलावा कुछ और है नहीं है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 1। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उनको कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? कोप्राइम्स नंबर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह से HCF हमने फाइंड आउट कर लिया और LCM क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके अब देखो कि मैम आपने यहाँ पर सॉल्व क्यों नहीं किया, देखो सॉल्व ना करने का एक रीजन है। क्या रीजन है? आइए, हमारे लिए ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो सॉल्व करें, नहीं चाहे तो आप नहीं करें, लेकिन वेरिफिकेशन करना है तो हमें सॉल्व करना कंपलसरी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड का, हम इसका सेकंड वाला पार्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन हमने थर्ड सॉल्व कर लिया, फिर सेकंड है। थर्ड वाला पार्ट पहले सॉल्व कराने के पीछे एक रीजन था, क्योंकि आपको मैं 1 वाला कॉन्सेप्ट पहले समझाना चाहती थी कि आपको जो 1 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको आप पहले समझ जाएं। तो इधर देखिए 17 है, 23, 29 है, तो 17 का क्या लिख सकते हैं आप, 17 मल्टीप्लाई 1। 23 है, आपको इतना तो पता है कि ये सब भी कोप्राइम नंबर है, तो क्योंकि क्या पता चला कि इनके क्या कोई और फैक्टर्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। 29 के क्या आप कोई और फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सिमिलरली HCF क्या हो जाएगा 1, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज टू लीस्ट पावर। और अगर हम इसका HCF फाइंड आउट करें, देखो ये हमें मिला, क्या मिल गया हमें यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा सब 1 1 1 हमारे पास HCF है। तो इसी तरह से LCM निकालेंगे तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, LCM अगर हम निकालते तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करते, देखो किस तरह से हम इसको LCM लिखते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, ये हो जाता 17, इसको हम ब्रैकेट में मेंशन कर लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। इज इट क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए अब गिवन दैट, ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, HCF ऑफ 306 एंड 657, दोनों नंबर का HCF हमें गिवन है क्या है 9, और आपको क्या निकालना है, उनका LCM फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। अब हमें कैसे करना है, क्या दिमाग लगाना है, देखो जो हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, मतलब LCM और HCF का अगर आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे या दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल आता है। बस वही हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें जो मेंशन है हमने वो लिखा, क्या हमें गिवन है यहाँ पर गिवन है दैट HCF ऑफ 306 एंड 659 इज इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्रॉपर्टी सब अच्छे से जानते हैं। हम क्या जानते हैं, दैट HCF ऑफ AB इज इक्वल टू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो हमने यहाँ पर क्या करा, वो प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू दोनों नंबर। अब हमें HCF की वैल्यू पता है, ये मल्टीप्लाई में क्या मैं इसको ट्रांसपोज कर सकती हूँ, बहुत इजी से कैलकुलेशन है, तो ये हम इसको ट्रांसपोज करके LCM की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है कि हम सॉल्व करना हमें समझ में नहीं आ रहा, तो देखो इजी है, डायरेक्ट 9 से आपको डिवाइड नहीं हो रहा तो आप उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कर लो। ये किससे डिवाइड हो जाएगा, देखो अगर आप इसको 3 से करोगे 3 टाइम, 3 से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितने टाइम 102 टाइम, कितने टाइम 102 टाइम। वापस से देखो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा 1 टाइम। और क्या ये 3 से सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा, कितने टाइम, देखो 3 3 9 एंड 3 4 12, तो कितने टाइम 94 टाइम। बस इस तरह से सोल्व कर लिया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 3 3 आएगा, 3 3 34, ओके 3 3 9 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं 34 टाइम। ओके, जस्ट बिकॉज 3 3 9, तो वो 9 जैसे होता है ना 9, तो वो 9 लिखने में आ गया, कितने टाइम 34 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा आएंगे तो इनको सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक। अब आपको चेक करना है कि दैट 6 पावर n जो है क्या वो ऐसी डिजिट से एंड करता है 0 जिसमें आता हो, मतलब 6 पावर n को आपने एक्सपेंड किया, ठीक है, तो क्या उसमें ऐसे फैक्टर होंगे कि जो 0 से आपके पास 0 आना चाहिए, मतलब उन फैक्टर्स में 0 आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहली बात तो देखो 6 को आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। 6 पावर n को आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर n लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। देखो जैसे कि 6 पावर n है, क्या आप इसको 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर n नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब वापस से देखो इसको क्या मैं 2n मल्टीप्लाई 3n नहीं लिख सकती, पावर रूल, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या लिखा है, चेक, क्या चेक करना है, वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट, कि अगर आप जो नंबर है 6 पावर n, 6 के ऊपर आपने कुछ भी पावर लगा दी, जैसे 6 पावर 2 था, 6 पावर 3 था, तो उसी तरह 6 पावर n हो जाएगा।
कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी डिजिट आएगी तो वंस प्लेस पर वो 0 मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आपको लग रहा है ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? देखिए, क्योंकि हमें पता है जब 6 पावर n होगा तो हमारे फैक्टर 2 एंड 3 होंगे। अगर हमें 0 चाहिए तो फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए? 2 मल्टीप्लाई 5, ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अगर ये इस तरह से लिखा हुआ होता, ठीक है, 2 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर n, तो ये हमारा जरूर सॉल्व हो जाता। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि n की जगह 1 लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 तो देखो 10 आ जाएगा। अगर आपने n की जगह 2 लिया तो कितना हो जाएगा? देखो 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इस तरह से वंस डिजिट पर, लास्ट डिजिट पर 0 आ रहा है, मतलब ये 0 से एंड हो रहा है। लेकिन 6 की कंडीशन में क्या है? 2 और 3 है, इसके फैक्टर में 5 कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा। 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। दैट्स वाई ये 0 से एंड नहीं होगा। बस ये है इस क्वेश्चन का पीछे का पूरा मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें क्या सोल्व करना है। तो अब इसको प्रॉपर वे में हमें कैसे अरेंज करना है तो वो आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ किस तरह से आपको लिखना है और उसी तरह से आपको इसे कॉपी करना है। इफ द नंबर 6n फॉर एनी इंटीजर n, ध्यान रखिएगा n क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर है मतलब डेसिमल में वैल्यू नहीं आ सकती। विद द डिजिट 0, अब देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5, कि अगर ये 0 से लास्ट डिजिट अगर इसकी 0 होनी चाहिए होती, मान लो कि इसको एक्सपेंड हमने किया, सॉल्व किया और लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे 0 हुआ, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, डिविजिबल के जो टेस्ट थे पढ़ा था अभी हमने, अभी देखा था कि अगर एंड डिजिट पे 0 और 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, शुड भी मतलब कि होना चाहिए। Therefore, the prime factorization of 6 5 must contain the prime number 5। अगर आप कह रहे हो कि लास्ट प्लेस पर हमारे 0 आ रहा है, 0 के लिए हमें 2 एंड 5 दोनों चाहिए, तो आपके जो फैक्टराइजेशन करेंगे, हम उसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो 5 हमें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो अब देखो क्या 5 हमें मिल पाता है? बट आपको पता है 6 पावर n को आप कैसे लिख सकते हो? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 बाय n टाइम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे करके भी लिख सकते हैं जैसे ही मैंने बताया था। क्या यहाँ पे कहीं से कहीं तक 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दैट्स वाई हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसमें एंड डिजिट 0 नहीं होगी। तो देखो इसको हमने कैसे लिखा? बट वी नो दैट, हम जानते हैं 6 पावर n इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर n, 2n मल्टीप्लाई 3n, इट ओनली कंटेन्स प्राइम नंबर 2 एंड 3। इसमें केवल 2 ही प्राइम नंबर है, 2 और 3। अब देखो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें कैसे फैक्टराइजेशन चाहिए? प्राइम चाहिए। तो कैसे नंबर होने चाहिए? प्राइम नंबर ही हमारे पास होना चाहिए। आगे बात समझ में? क्योंकि अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, फैक्टराइजेशन है, ध्यान रखिएगा। तो अब hence by unique fundamental theorem there is no other prime number in the factorization in 6 power n। ठीक है, कोई भी अदर प्राइम नंबर नहीं हो सकता 2 और 3 के, क्योंकि हमने अभी बोला था कि यूनिक नंबर है। जैसे ये ऐसे नहीं कि हमारी मर्जी से हम कुछ भी लिख सकते हैं, यूनिक प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यूनिक प्राइम नंबर क्या थे? 2 और 3 थे। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6 एंड्स विद द डिजिट 0। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 6 पावर n किससे? 0 से एंड होता है। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या हो? 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स अगर हम फाइंड आउट कर सके तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने इस क्वेश्चन को लिखा, ठीक है, तो पहले तो चलो कंपोजिट नंबर के बारे में देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कंपोजिट नंबर आर दोस नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, जो प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये हमने मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब देखो क्या मैं दोनों में से 13 कॉमन ले लूं? क्यों? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे करें। तो हमें क्या दिख रहा है कि 13 कॉमन दिख रहा है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं। गलती मत करना, आप इसको सॉल्व करने मत लग जाना। सॉल्व करोगे तो आपके पास एक नंबर आएगा, फिर आपको उस नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो वापस आप यहीं पहुंचोगे। दैट्स वाई इसको सॉल्व करने की मिस्टेक आप मत कीजिएगा। सॉल्व करोगे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा, जबकि इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम डिजर्व नहीं करता। बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। दोनों से मैंने 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर ये रिमेनिंग रहा 11 7 77, और 77 में 1 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? 13 मल्टीप्लाई 78। देखो यहाँ पर फैक्टर जो भी हमारा नंबर था, कुछ भी नंबर था, हमें नहीं पता क्या था। अब इसके दो फैक्टर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? 13 और 78, जिसमें से 13 तो आपका देखो यूनिक फैक्टर है या नहीं है?
13 इज ए यूनिक फैक्टर जस्ट बिकॉज, और 13 प्राइम भी है, 13 प्राइम फैक्टर है क्योंकि 13 के और कोई फैक्टर नहीं होते। यहाँ हम इसको इस तरह से हमने लिखा, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दो प्राइम नंबर का ये प्राइम है, एक नंबर प्राइम है, दूसरा हमारे पास प्राइम नहीं है, दूसरा कंपोजिट नंबर है, लेकिन इसको भी अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन बात करते हैं हम 13 की। हमारा काम ये नहीं है कि इसको एक्सप्रेस करना है, हमारा काम उसको सिर्फ ये बताना है कि ये नंबर कंपोजिट है, ये नंबर कंपोजिट है। और कैसे बताएंगे कि इसके फैक्टर देखो और हमें मिल रहे हैं 1, और उस नंबर के अलावा और भी फैक्टर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। 13 मिल गया तो हम लिखेंगे दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। सिमिलरली सेम काम हमें इस चीज के लिए करना है, क्या करना है, 7 × 6 ये है। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी क्या है 5 है। 5 जैसे ही कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया। अब देखो इसको सॉल्व किया तो 1008 आ जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे, इसको तो 1009 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये कंपोजिट नंबर है जस्ट बिकॉज आप देखो ना 5 क्या है, 5 इज ए प्राइम नंबर, और हमें ये भी पता है बहुत अच्छे से कि 5 हमें मिल गया, ये प्राइम नंबर है, तो ये इसके अलावा और फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके, आप सॉल्व कर लीजिएगा और फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारा सिर्फ ये था, हमारा जो इंटेंशन था सिर्फ ये था, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये नंबर आपका कंपोजिट है, बस ये हमें आपको बताना था। ओके, तो चलिए स्टूडेंट आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आप इसको भी अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आपको माइंड को एक्टिव रखना है। अगर आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये सॉल्व कर दिया ना, तो क्वेश्चन में उलझ जाओगे आप, तो ऐसा आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको इस वे में हमें इसे सॉल्व करना है। जस्ट बिकॉज हमें सिर्फ ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, बस इस चीज के लिए हमने इतना सारा काम किया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब जब आपका होमवर्क ये है, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, और इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक करें हमारा यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।